मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं किंतु सिंह आपके लिए कक्षा 9 विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह अर्थव्यवस्था बताएंगे। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को बताया गया था गृह व्यवस्था, गृह कार्य व्यवस्था, और आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा गृह अर्थव्यवस्था। बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो घर की व्यवस्था होती है, जो गृह व्यवस्था होती है, उसमें जो मेन पहलू होता है, महत्वपूर्ण पक्ष जो होता है वह होता है गृह अर्थव्यवस्था। यहाँ पे बच्चों गृह अर्थव्यवस्था के पहले हम अर्थव्यवस्था को ही समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था बच्चों धन संबंधी जो व्यवस्था होती है, धन संबंधी जो प्रबंध होता है, योजनाबद्ध तरीके से धन का व्यय किया जाता है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और उसमें जब गृह जुड़ जाता है घर के लिए, गृह का अर्थ होता है घर। जब घर के लिए, घर के कार्यों के लिए, घर के संचालन के लिए जिस धन का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाता है, व्यय किया जाता है, तो उसे हम गृह अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो गृह प्रबंध में यानी घर की व्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसका जो पक्ष होता है वो गृह अर्थव्यवस्था जो होता है महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इसके बिना घर चलाना संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं कि धन के बिना कोई भी कार्य, कोई भी व्यवस्था को संपन्न नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे गृह अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके सहारे, जिसके द्वारा घर की व्यवस्था को संपन्न किया जाता है। तो बच्चा यहाँ पे क्लियर हुआ गृह अर्थव्यवस्था। अब हम गृह अर्थव्यवस्था के महत्व को समझ लेते हैं। गृह अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण, हमारे जो घर की व्यवस्था है उसमें गृह अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। घर के सभी लक्ष्यों की पूर्ति अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर होता है, और अर्थव्यवस्था को यदि नियमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से न बनाया जाए, खर्च न किया जाए, तो घर का जो बजट है, जो बजट तैयार किया जाता है घर के लिए, वो विधिवत रूप से, उचित रूप से, उत्तम ढंग से चल नहीं सकता। इसलिए हमारे परिवार में अर्थव्यवस्था का, गृह अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। गृह अर्थव्यवस्था के बिना जो घर में सुख समृद्धि होती है उसका हो पाना संभव नहीं है। घर की सुख समृद्धि के लिए घर की अर्थव्यवस्था का उत्तम होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में उत्तम गृह अर्थव्यवस्था का होना चाहिए। आगे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे उत्तम गृह व्यवस्था की विशेषताएं। यहाँ पे जो अगला आपका टॉपिक होगा, उत्तम गृह व्यवस्था की विशेषताएं। उत्तम गृह व्यवस्था की विशेषताएं। बच्चों, सबके घर की गृह व्यवस्था होती है, उसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो एक उत्तम अर्थव्यवस्था किस चीज पे टिका होता है, किस आधार पर टिका होता है, उसको यहाँ पे हम समझेंगे। सबसे पहले उसी परिवार की गृह अर्थव्यवस्था उत्तम होगी जिसके परिवार में मूल आवश्यकताओं की प्राथमिकता दी जाए। सबसे पहले हम उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करें जो अनिवार्य
कार्य हो। यदि इस तरीके से परिवार में आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, धन का व्यय किया जा रहा है, तो उस परिवार की अर्थव्यवस्था उत्तम होती है। उत्तम अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता यही है। अर्थव्यवस्था में मूलभूत मतलब प्राथमिक आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता बच्चों, जिस परिवार में सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकताओं को रखा जाता है, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उसके पश्चात आरामदायक आवश्यकता और विलासात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है, उस परिवार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उत्तम बनी रहती है। सभी विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वह है यह है कि अर्थव्यवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता, यानी जो अनिवार्य आवश्यकता है उसको पहले पूरा किया जाना चाहिए। यदि कोई भी परिवार ऐसा कर रहा है तो उसके परिवार की जो व्यवस्था है, गृह अर्थव्यवस्था है, वो उत्तम बनी रहेगी। यदि ऐसा किया जा रहा है तो उत्तम गृह अर्थव्यवस्था का जो लक्षण है, जो विशेषता है, वो पहली विशेषता यही है। दूसरी विशेषता यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, आवश्यकताओं की पूर्ति में समानता। बच्चों, जिस परिवार में या यहाँ पे हम उत्तम गृह व्यवस्था की विशेषता पढ़ रहे हैं, गृह व्यवस्था नहीं, उत्तम गृह अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था में जो दूसरी विशेषता है वह व्यवस्था यह है कि जिस परिवार में परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य रूप से किया जाता है, किसी के ऊपर ज़्यादा और न ही किसी के ऊपर कम, बल्कि सबके अनिवार्य आवश्यकता को देखते हुए और उनमें जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको पहले आवश्यकता है, उनकी पूर्ति का ध्यान रखा जाता है, तो उस परिवार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उत्तम बनी रहती है। आगे देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि परिवार की या व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, वो सीमित नहीं होती हैं, फिर भी उनको वर्गीकृत करके, विभाजित करके और पहले अनिवार्य आवश्यकता, उसके बाद से आरामदायक आवश्यकता, फिर विलासात्मक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। तो इस तरीके से यदि परिवार में मूलभूत आवश्यकता को ध्यान रखा जाए, उसके बाद जो परिवार के सदस्य हैं उनमें समानता हो, सबकी आवश्यकता का ध्यान दिया जाए, तो इस तरह से उस परिवार की उत्तम गृह अर्थव्यवस्था बनी रहती है। आगे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे जो अगली विशेषता होती है उत्तम गृह अर्थव्यवस्था की, जो अगली विशेषता होती है उसको समझते हैं। यहाँ पे परिवार में प्राथमिक आवश्यकताओं का निर्धारण, आवश्यकताओं का निर्धारण
प्राथमिक आवश्यकताओं को निर्धारित करना। बच्चों, जिस परिवार में परिवार के जो मुखिया होता है या परिवार का जो कर्ता होता है, वह परिवार के सदस्यों की जो प्राथमिक आवश्यकता होती है उसको निर्धारित कर लेता है, एक तरफ से रख लेता है कि इस व्यक्ति परिवार के इस सदस्य की जो आवश्यकता है, जो प्राथमिक मूल आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, उसको निर्धारित कर लिया जाता है, उसकी पूर्ति पहले की जाती है, तो उस परिवार की जो गृह अर्थव्यवस्था होती है वो उत्तम बनी रहती है। उत्तम गृह व्यवस्था की एक विशेषता होती है। अच्छी गृह अर्थव्यवस्था को की नींव डालने के लिए इन सभी विशेषता का होना आवश्यक है, इन सभी नियमों को अपनाना आवश्यक है। तो बच्चों, आगे देख लेते हैं अगली विशेषता क्या होती है। जो परिवार अपनी आय को ध्यान में रखकर और व्यय करता है। अगली विशेषता यहाँ पे देख लेते हैं, जो तीसरी विशेषता होती है, चौथी जो, उसको देख लेते हैं कि कौन सी विशेषता होती है। जो चौथी विशेषता होती है वो होती है व्यय करते समय आय का ध्यान रखना। व्यय यानी खर्च, व्यय करते समय आय का ध्यान रखना। बच्चों, उत्तम गृह व्यवस्था की एक विशेषता यह भी होती है कि जो परिवार व्यय करते समय आय का ध्यान रखता है, उस घर की जो गृह अर्थव्यवस्था होती है वो उत्तम बनी रहती है। यानी कि हमेशा व्यय करते समय हमें इसका अंदाजा होना चाहिए कि हमारी इनकम क्या है, यानी हमारी आमदनी क्या है, हमारे घर में कितनी आमदनी है, हमारे परिवार के द्वारा कितनी आमदनी की जा रही है और कितना हम व्यय कर रहे हैं। यदि ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से जो गृह अर्थव्यवस्था है वो उत्तम बना रहता है। अगला देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे अगली विशेषता हम यहाँ पे समझ लेते हैं अर्थव्यवस्था में। पांचवा देख लेते हैं अर्थव्यवस्था में बचत का प्रावधान। उत्तम गृह अर्थव्यवस्था की एक विशेषता ये भी होती है, यदि परिवार में बचत का प्रावधान है, बचत का नियम है, बचत किया जाता है, सब जैसे सभी प्रकार के मद हैं और उनमें हम व्यय का अनुमान रखते हैं, उसके लिए धनराशि निकालते हैं, उसी प्रकार से जिस परिवार में बचत का प्रावधान हो, बचत के लिए धन निकाला जाता है, उसको अलग किया जाता है, तो उस परिवार की गृह अर्थव्यवस्था जो होती है वो उत्तम बनी रहती है, यानी कि अच्छी बनी रहती है। तो बच्चों, यहाँ पे हम पांचवी विशेषता समझ लिए कि जिस परिवार में अर्थव्यवस्था के दौरान बचत का प्रावधान हो, व्यवस्था मतलब होता है प्रबंध करना, तो जो परिवार बचत का भी प्रावधान किया हुआ है, हम जैसे व्यय कर रहे हैं उस व्यय में बचत के लिए भी धनराशि निकाल रहे हैं, तो उस परिवार की गृह अर्थव्यवस्था जो होती है उत्तम बनी रहती है। आगे देख लेते हैं परिवार में संतोष के प्रति सजगता। एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है, फिर भी मनुष्य उन आवश्यकताओं को
विभाजित करके वर्गीकृत करके उसको समझता है। यदि परिवार के सदस्यों में संतोष है, संतोष के प्रति सजगता है, परिवार इनकम और व्यय दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और परिवार में विश्वास की भावना होती है, उस परिवार की भी अर्थव्यवस्था उत्तम होती है। जहाँ पे संतोष नहीं होता, चोरी होता है, एक दूसरे पे लोग विश्वास नहीं करते, वहाँ पे जो गृह अर्थव्यवस्था है वो उत्तम नहीं हो पाती। अपने लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए लोग वहाँ पे धन की जो व्यवस्था है वो उचित ढंग से नहीं कर पाते। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं में कटौती करते हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर पाते और परिवार में संतोष नहीं बना रहता। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने समझा परिवार की गृह व्यवस्था जो है, गृह व्यवस्था के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था है उसको उचित बनाए रखने के लिए इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो आपको हमने बताया कि परिवार के सदस्यों में संतोष होना चाहिए, मूल आवश्यकता जो होती है, मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं उनको पहले पूरा करना चाहिए, उन आवश्यकताओं का निर्धारण करना चाहिए, निर्धारित कर लेना चाहिए कि कौन सी आवश्यकता हमको पहले पूरा करना है। तो इन सभी के द्वारा परिवार की अर्थव्यवस्था को उत्तम बनाया जा सकता है। ये उत्तम गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों, जो आपका अगला टॉपिक है उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। कौन सी टॉपिक है? गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी की भूमिका। गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी की भूमिका। बच्चों यहाँ पे हम आपको गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी की भूमिका के बारे में बताएंगे कि क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, जो टॉपिक है, प्रकरण जो है वह है गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी की भूमिका। यानी कि घर की जो धन संबंधी व्यवस्था होती है उसमें गृहिणी की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पे बच्चों गृहिणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक गृहिणी चाहे तो घर की अर्थव्यवस्था को उत्तम बना सकती है और वही गृहिणी जिसके अंदर गुण ना हो, निपुणता ना हो, कार्य कुशलता की क्षमता ना हो, गृहिणी के गुण के अंतर्गत मितव्ययिता का गुण ना हो, तो इस तरह के जो विपरीत पहलू होता है वो घर के विनाश में, विकास में उपयोगी नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि गृहिणी चाहे तो परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रख सकती है। यदि उसका नकारात्मक पहलू है, यदि गृहिणी के अंदर गुण विद्यमान नहीं है तो वही नकारात्मक पहलू भी देखा जा सकता है। उस परिवार के विकास में बाधक भी बन सकती है। फिजूल खर्ची हो, बिना सोचे समझे आय का व्यय हो, तो इन सब अवगुणों द्वारा परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ भी सकती है। तो इस तरीके से कहा जाए तो गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही घर की अर्थव्यवस्था को सुचारू भी बना सकती है और घर की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए उसकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। आधुनिक समय में पति पत्नी दोनों के द्वारा धनोपार्जन किया जाता है, धन की व्यवस्था की जाती है, तो उसमें गृहिणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि वह कुशलता से घर के मितव्ययितापूर्ण तरीके से आवश्यकता की पूर्ति करे, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तो घर की अर्थव्यवस्था बनी रहती है। और उसका दूसरा पहलू भी होता है, यदि उसमें इस तरीके की व्यवस्था
अर्थव्यवस्था में वो निपुण नहीं है तो घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ भी सकती है। तो बच्चों ये है गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी की भूमिका। आगे देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो घर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और को प्रभावित भी करते हैं, यानी घर की अर्थव्यवस्था को अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा प्रभाव भी डालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। गृह अर्थव्यवस्था को गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। वाले कारक। बच्चों यहाँ पे पहला कारक देख लेते हैं कि कौन सा कारक होता है जो घर के कार्य व्यवस्था गृह के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। उसमें जो पहला कारक है पारिवारिक आय का संतोषजनक होना। पारिवारिक आय का संतोषजनक होना। बच्चों यहाँ पे समझ लेते हैं कि परिवार में जो इनकम है, जो आमदनी है वो संतोषजनक हो। उस संतोषजनक यानी परिवार में जितने भी सदस्य हैं, परिवार में ज़्यादा संख्या है या कम है, छोटा आकार है कि बड़ा आकार है, यदि बड़ा आकार है तो उस हिसाब से इनकम ये संतोषजनक है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। तो यदि आय संतोषजनक है तब भी वो क्या होता है, परिवार की जो अर्थव्यवस्था है, गृह अर्थव्यवस्था है, उसको प्रभावित करता है। उस घर की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उत्तम बनी रहती है, प्रभावित करता है, अच्छा उसका परिणाम होता है। और दूसरा देख लेते हैं बच्चों, दूसरा प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? पारिवारिक आय व्यय का नियोजन। पारिवारिक आय व्यय का नियोजन। यहाँ पे बच्चों हम प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। जिस परिवार में पारिवारिक आय व्यय का नियोजन होता है, नियोजन मतलब योजनाबद्ध तरीके से आमदनी जितनी है उसके अनुसार ही व्यय होता है, ये पहले अनुमानित कर लिया जाता है, बजट बना लिया जाता है। तो उस परिवार में जो पारिवारिक गृह अर्थव्यवस्था है उत्तम बनी रहती है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसको ध्यान में रख के यदि कार्य किया जाता है, अर्थव्यवस्था को संभाला जाता है, तो उस घर में जो गृह अर्थव्यवस्था होती है उत्तम बनी रहती है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं, इसमें पॉइंट होता है। इसको ध्यान में रखकर यदि घर की अर्थव्यवस्था को चलाया जा रहा है तो ये प्रभावित करते हैं। जो दूसरा पहला होता है वो प्रभावित करते हैं, यानी विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं, ये प्रभावित करते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। आगे देख लेते हैं परिवार का आकार। बच्चों यहाँ पे जो परिवार का आकार होता है वो भी एक प्रभावित करने वाले कारक में से होता है। परिवार का आकार यदि छोटा है तो उस घर की जो अर्थव्यवस्था होती है वो अच्छी होती है। तो परिवार का आकार भी क्या करता है, प्रभावित करता है कि किस तरह का आकार है और परिवार की गृह अर्थव्यवस्था कैसी होगी। तो इस पर डिपेंड करता है परिवार के आकार पर। जबकि परिवार का जो आकार होता है बड़ा होता है तो
देखा जाए तो संकलित परिवार में जो संयुक्त परिवार होता है, जो संयुक्त परिवार होता है उसमें व्यय कम होता है, लेकिन वहीं पे यदि परिवार का आकार छोटा है, उसमें कम लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उस परिवार के सदस्य हैं, तो वहाँ पे भी ये क्या होता है, प्रभावित करता है। जो गृह अर्थव्यवस्था होती है वो प्रभावित करती है। आगे देख लेते हैं परिवार के रहन सहन का स्तर। उस परिवार का रहन सहन का स्तर क्या है, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। रहन सहन के स्तर का आशय हो जाता है कि वो किस तरह के घर में रह रहे हैं, किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, उनके घर में कार्य करने के लिए संसाधन कितने हैं, ये सब क्या है, रहन सहन है। यदि एकदम सीमित है तो उनका या सीमित है या नहीं है तो उनका रहन सहन उच्च स्तर से निम्न देखा जाएगा। तो ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसमें जो अगला कारक है वो होता है रहन सहन का स्तर। यदि परिवार के व्यक्ति का रहन सहन का स्तर ऊंचा है तो निश्चित तौर पे जो वहाँ पे अर्थव्यवस्था है, धन की व्यवस्था है, जो धन है ज़्यादा व्यय होता है, तो इस तरीके से प्रभावित करता है, रहन सहन का स्तर भी प्रभावित करता है घर की अर्थव्यवस्था। आगे देख लेते हैं गृहिणी की सूझबूझ। गृहिणी की सूझबूझ यदि गृहिणी बुद्धिमान है, उसके अंदर मितव्ययिता का गुण है, तो भी परिवार की अर्थव्यवस्था उत्तम बनी रहेगी, और नहीं है तो उस परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। तो गृहिणी के सूझबूझ पे भी आधारित होता है कि उस किस तरीके की गृहिणी है, उसकी कार्यकुशलता कितना प्रभावित करने वाला है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे गृह व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक पड़ रहे हैं। उसमें से रहन सहन का स्तर हो गया, गृहिणी की सूझबूझ हो गया। सभी पहलू क्या करते हैं, घर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। आगे देख लेते हैं परिवार के मुखिया की भूमिका। परिवार की मुखिया की भूमिका बच्चों यहाँ पे मुखिया होगा, मुखिया की भूमिका। यानी परिवार की अर्थव्यवस्था को जो व्यक्ति देख रहा हो, जो करता हो, घर के सभी कार्यों को कर रहा हो, तो उसकी भूमिका क्या है। यदि वो परिवार के लिए तत्पर है, आत्मत्याग कर रहा है, समर्पित है, तो उस परिवार की अर्थव्यवस्था उत्तम होगी। और नहीं तो उसका जो दूसरा पहलू होता है, विपरीत पहलू जो होता है, मुखिया जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, उसके अंदर त्याग की भावना नहीं है, परिवार के लिए कम सोचता है, अपने उस स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला रहा है, उसके बुरे स्वभाव हैं, आदतें बुरी हैं, तो ये भी प्रभावित करता है। परिवार की जो मुखिया होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि उसके अंदर अवगुण नहीं है, उसके विलासात्मक आवश्यकताएं नहीं है, तो वो परिवार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखता है, सुचारू रूप से चलाता है। और यदि नहीं है उसके अंदर, तो विपरीत प्रभाव डालता है, घर की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ सकता है, घर की अर्थव्यवस्था लचर सकती है। तो इस तरीके से परिवार के मुखिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है घर की अर्थव्यवस्था को चलाने में। बच्चों अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं, जो अगला टॉपिक है उसको समझते हैं। बच्चों यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं आवश्यकता का अर्थ। जब व्यक्ति अपनी घर की व्यवस्था को चलाता है, घर की
अर्थव्यवस्था, कार्य व्यवस्था, घर की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था को लेकर चलता है, तो उसमें परिवार की आवश्यकताएं मेन हो जाती हैं। उसको ध्यान में रख के ही सभी व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आवश्यकता को समझ लेते हैं कि आवश्यकता क्या है। बच्चों, ये एक कॉमन शब्द है आवश्यकता से, इच्छाएं ही आवश्यकता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल पे यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमको बाजार जाना है, लेकिन हमारी इच्छा हो रही है जब, बल्कि आवश्यकता नहीं है, जबकि आवश्यकता नहीं है, सॉरी यहाँ जबकि आवश्यकता नहीं है। हमारी इच्छा हो रही है कि हम बाजार जाएं, जबकि हमें बाजार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इच्छा और आवश्यकता कॉमन शब्द है, सामान्य भाषा में इसका उपयोग होता है। हमारी इच्छा है, हमारी आवश्यकता है, लेकिन जबकि दोनों में अंतर होता है। इच्छाओं का बढ़ता हुआ स्वरूप क्या है? आवश्यकता। जब हमारी इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं कि नहीं हमको इस चीज़ को कर लेना चाहिए, तो वहाँ पे आवश्यकताएं ऊपर हो जाती हैं। हम बढ़ती हुई इच्छाओं को हम आवश्यकता कह सकते हैं, जबकि आवश्यकता इच्छा नहीं होती। दोनों में अंतर होता है। प्रत्येक इच्छा आवश्यकता नहीं होती, वो उसका बढ़ता हुआ स्वरूप, उसका प्रबल रूप आवश्यकता होती है। हम दूसरे शब्दों में बच्चों कह सकते हैं कि मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक कमी की अनुभूति जब होती है, उनके अंदर किसी वस्तु के लिए कमी की अनुभूति होती है, वही हमारी आवश्यकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इच्छाओं का बढ़ता हुआ स्वरूप आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शारीरिक मानसिक कमी की अनुभूति ही आवश्यकता है। प्रत्येक इच्छा आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका बढ़ता हुआ स्वरूप क्या है? आवश्यकता है। यहाँ पे हमने आवश्यकता का अर्थ समझा। आवश्यकता क्या है? मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छा, मनुष्य की प्रबल इच्छा। बार बार हमारे अंदर ये हो रहा है कि हमको चलने के लिए साइकिल ले लेना चाहिए, उसके लिए हमारे पास धन भी है, हम तत्पर भी हैं, हम उसकी पूर्ति के लिए तैयार हैं, हमारे पास धन की व्यवस्था भी है, और हम जब उसकी इच्छा हो जाती है, प्रबल इच्छा हो जाती, बढ़ती जाती है, तो वो हमारी आवश्यकता बन जाती है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने आवश्यकता को समझा। फिर से हम आप लोग को बता दें, दूसरे शब्दों में बता दें कि आवश्यकता क्या होता है। मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छा, मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाएं यानी प्रबल इच्छाएं आवश्यकता का रूप धारण करती हैं, उसे हम आवश्यकता कहते हैं। प्रत्येक इच्छा आवश्यकता नहीं होती, दोनों में अंतर होता है। और बच्चों, इसी के साथ हम इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। आवश्यकता की परिभाषा को समझ लेते हैं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक परिभाषा देख लेते हैं। स्मिथ तथा पैटरसन के अनुसार इनके शब्दों में आवश्यकता क्या है, इसको समझ लेते हैं। आवश्यकता किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य में योग्यता और वह उसके लिए व्यय करने को तैयार हो। यहाँ पे आशय निकल के सामने आता है कि इनके अनुसार आवश्यकता वह है जिसे व्यक्ति, मतलब किसी वस्तु को व्यक्ति पूरा करना चाहता हो, प्राप्त करना चाहता हो, लेना चाहता हो, और उसके लिए उसमें योग्यता हो, इच्छा हो, और व्यय करने के लिए भी वह व्यक्ति तैयार हो। तो इस तरीके से उसे हम आवश्यकता कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति की इच्छा हो, प्राप्त करने की योग्यता हो, और वह व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, व्यय करने के लिए भी तैयार हो, तो उसे हम आवश्यकता कहेंगे।
बच्चों इसके पहले हम आपको बताए हैं आशय यही निकल कर सामने आता है। परिभाषा देखा जाए तो यह बात निकल के सामने आती है कि मनुष्य की इच्छाएं जो होती हैं उनका बढ़ता हुआ स्वरूप, प्रबल होता हुआ स्वरूप जो होता है वह आवश्यकता होता है। उसके लिए व्यक्ति के पास योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आवश्यकता वह है जो जिसके लिए हम तैयार हों, जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास क्षमता है, योग्यता है, व्यय करने के लिए हम तैयार हैं, तो उसे हम आवश्यकता कहते हैं। यहाँ पे बच्चों आवश्यकता क्लियर होता है। और दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि शारीरिक मानसिक कमी की अनुभूति जो कराता है वो आवश्यकता है। हमें पहले मन से, शरीर से अनुभव होता है कि हमें इस वस्तु को ले लेना चाहिए, तो हमारी आवश्यकता है। और जिसके लिए हमारे पास योग्यता है, क्षमता है, तत्परता है, त्याग है, तो वह वस्तु हमारे लिए आवश्यक है, वो हमारी आवश्यकता है। यहाँ पे बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं आवश्यकताओं के बारे में। लगभग प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं समान होती हैं और कुछ में अंतर होता है। उसके लिए कुछ तत्व जिम्मेदार होते हैं, निर्धारक तत्व होते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से निर्धारक तत्व होते हैं। आवश्यकताओं के निर्धारक तत्व यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती और उनकी पूर्ति के लिए आवश्यकताओं का विभाजन करना पड़ता है। आवश्यकताओं को विभाजित करके हम समझ पाते हैं कि कौन कौन से आवश्यकताएं हमारे लिए उपयोगी हैं, किन आवश्यकताओं को हमको पहले पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आवश्यकताएं कैसे निर्धारित होती हैं, आवश्यकताओं की शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेंगे भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति बच्चों यहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति होती है वो भी आवश्यकताओं का निर्धारण करती है। आवश्यकताओं उसके अनुसार ही हमारे सामने उभर के आती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, कभी कभी हमारे भारत में तो सभी प्रकार के मौसम देखे जाते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। तो जब हमें बारिश का मौसम आता है तो हमें जैसे रेनकोट की आवश्यकता हो जाती है। बारिश से बचने के लिए हम ऐसे वस्त्र का चुनाव करते हैं जिससे हमारा शरीर सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति की वजह से ही आवश्यकता उत्पन्न हुई। यदि सामान्य रहेगा तो हमें सूती वस्त्रों की आवश्यकता होगी, ठंड पड़ रही तो ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता होगी। तो ये भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ पे आवश्यकता क्या हो रहा है, निर्धारित हो रहा है। दूसरा देख लेते हैं, भौगोलिक स्थिति की वजह से कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे ठंडी पड़ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, तो उसके अनुसार हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। वहाँ पे किसी चीज़ जहाँ बाढ़ की शुरुआत हुई है, बाढ़ आया है, वहाँ पे की आवश्यकताएं बदल जाती हैं। जहाँ पे सूखा पड़ा है वहाँ पे पानी की आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरीके से भौगोलिक स्थिति पर आवश्यकताएं निर्धारित होती हैं, उनकी शुरुआत होती है। आगे देख लेते हैं सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि आवश्यकताओं के निर्धारण तत्व पढ़ रहे हैं।
मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं तो समान होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान सबके लिए आवश्यक होती है, लेकिन कुछ आवश्यकताओं में अंतर होता है और उसके लिए जो जिम्मेदार तत्व होते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है भौगोलिक स्थिति, दूसरा है सामाजिक रीति रिवाज। यहाँ पे मतलब सामाजिक रीति रिवाज जहाँ पे जैसा होता है, जहाँ पे माहौल होता है, जहाँ का वातावरण जैसा होता है, जहाँ पे जिस ढंग से परंपरा को लोग अपनाते हैं, वहाँ पे आवश्यकताएं बदल जाती है। कहीं पे हिंदू धर्म के लोग निवास कर रहे हैं तो उसके अनुसार रीति रिवाज परंपरा होगी, कहीं पे मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो उसके अनुसार वहाँ के संस्कार होंगे, रीति रिवाज होंगे, परंपराएं होंगी। तो इस तरीके से उनमें जो पहनावे हैं या और भी जो सामाजिक तत्व होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये निर्धारक तत्व है। आगे देख लेते हैं शारीरिक तत्व।